Hello students, today we are going to start chapter 1 of class ninth science, matter in our surroundings. So as we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes and sizes and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. तो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि जो हम सांस लेते हैं, जो हवा मौजूद है, या फिर जो हम खाना खाते हैं, जो फूड, जो स्टोन्स, जो पत्थर जो अवेलेबल हैं, क्लाउड्स जो अवेलेबल हैं, जो बादल जो होते हैं, तारे, पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु जितने भी एनिमल्स जो मौजूद हैं इस दुनिया में, सारी चीज़ें, या फिर जो पानी मौजूद है, या फिर जो हवा मौजूद है, जो रेत मौजूद है, सारी चीज़ें मैटर हैं। सभी चीज़ों को हम मैटर कहते हैं। सभी चीज़ें मैटर से सभी चीज़ों को हम मैटर कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि ह्यूमन बॉडी भी एक मैटर है, एक तरह का मैटर है। ठीक है, वी एवरीथिंग इज मैटर, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड। ठीक है, यहाँ पे एक आ गया है कि एक पानी की बूंद भी और एक रेत का तिनका भी मैटर है। यहाँ पे मैटर को बहुत स्मॉलर दिखाया गया है कि पानी की बूंद भी मैटर है या फिर एक रेत का तिनका भी मैटर है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना होता है मैटर, जिसको हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहते हैं। तो यहाँ पे एक मैटर की डेफिनेशन आती है। मैटर की डेफिनेशन जो है वो है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। यहाँ पे है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, जो भी वस्तु या फिर जो भी ऑब्जेक्ट जो मास जिसके पास मास है और जो जगह घेरता है, उसे हम मैटर कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, द मैटर इज अ ऑब्जेक्ट विच हैज ऑब्जेक्ट और अ थिंग और एनीथिंग दैट हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, जिसके पास दोनों मास और वॉल्यूम दोनों हो। ठीक है, since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter in the form of five basic elements, the पंच तत्व। जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक तत्वों में डिवाइड किया, जिसे जो कि हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हवा, पानी, धरती, आकाश और आग। ठीक है, ये 5 चीज़ें से मिलके बनता है मैटर। ये अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स के हिसाब से इन 5 चीज़ों से सारी दुनिया मिल के बनी है। ठीक है, एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे, उन्होंने भी इसी तरह की कुछ डेफिनेशन दी मैटर के बारे में। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड इनटू 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। मॉडर्न डे साइंटिस्ट जो हैं, जो कि आज के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को 2 तरीके से क्लासीफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, कि उनका शेप, साइज़, या फिर वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, या फिर गैस है, उस हिसाब से डिफ़ाइन किया, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से भी उनको डिफ़ाइन किया गया है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे मैटर की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं, मैंने अभी बताया आपको, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं मैटर। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। अब मैटर का नेचर क्या होता है, 2 स्कूलों ने अपनी राय रखी कि मैटर का नेचर कैसा होता है। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। एक स्कूल कहता है कि मैटर जो है वो कंटिन्यूस है लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, जो कि सॉलिड है। उनका कहना है कि मैटर सॉलिड है। वेयर आर द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। और दूसरों का कहना है कि दूसरे स्कूल का कहना है कि मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल्स जो कि सैंड के होते हैं उससे मिलके बना है। ठीक है, मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल्स लाइक सैंड है। ठीक है, उसका नेचर, मैटर का नेचर। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर।
अब नेचर ऑफ मैटर के बारे में हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे, ठीक है, कि वो कंटिन्यूस है या पर्टिकुलेट है, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, ठीक है। 100 ml beaker, fill half the beaker with water and mark the level of water. Dissolve some salt sugar with the help of glass rod. Observe any change in water level. What do you think has happened to the salt? Where does it disappear? Does the level of water change? देखिए यहाँ पे एक हम बीकर लेते हैं, इसे बीकर कहते हैं, बीकर लो और उसमें 100 ml बीकर लो और उसमें आधे बीकर को पानी से भर दो और फिर उसमें कुछ आप क्रिस्टल्स ऑफ शुगर या फिर सॉल्ट डाल सकते हैं, और उसे मार्क कर दीजिए आप, पानी जहाँ से भरा वहाँ तक मार्क कर दीजिए उसको, और उसको स्टीयर कीजिए, मिला दीजिए, किसी ग्लास रॉड से मिला दीजिए उसको, और फिर आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि पानी के लेवल में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर आपने यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाया तो नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, और उन टाइनी पार्टिकल्स में होता है स्पेस, उनके बीच में होता है स्पेस, टाइनी पार्टिकल्स के बीच में होता है स्पेस, ठीक है। वो जो मैटर होता है वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, और उन टाइनी पार्टिकल्स के बीच में होता है स्पेस, और उन खाली स्पेस को हम वैकेंट स्पेस कहते हैं, वैकेंट स्पेस होता है वो, और उससे हम कहते हैं वॉइड्स। उस खाली स्पेस मतलब वैकेंट स्पेस को हम वॉइड्स कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और उस खाली स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया गया है यहाँ पे वाटर के क्रिस्टल्स, वाटर के पार्टिकल्स के द्वारा, और सॉल्ट के पार्टिकल्स के द्वारा, ठीक है। वहाँ पे उन खाली स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया गया है, उन खाली स्पेस की जगह पे ये क्रिस्टल्स जो हैं शुगर के, उनके पार्टिकल्स आ गए हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि in order to answer these question we need to use the idea that matter is made up of particles. What was there in the spoon salt of sugar has now spread throughout water. This is illustrated in figure 1.1. तो इससे ये पता चल रहा है कि मैटर जो है उसके पास खाली स्पेस होता है, ठीक है, खाली स्पेस होता है मैटर के पास, ठीक है। When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between particles of water. मैंने ये बताया भी आपको। How small are these particle of matter? कितने स्मॉल होते हैं ये पार्टिकल ऑफ मैटर, इसे भी हम एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। टेक 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट की बात हो रही है। पोटेशियम परमैंगनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला KMnO4 होता है, ठीक है। उसके 2-3 क्रिस्टल्स लीजिए आप और उसको 100 ml वाटर में डिजॉल्व करिए, ठीक है। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml क्लियर वाटर। अब जो आपका सॉल्यूशन बनाया है उसको, उसमें से आप 10 ml निकाल लीजिए, उस सॉल्यूशन में से आप 10 ml निकाल लीजिए और उसको 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, 90 ml क्लियर वाटर लीजिए और उसमें डिजॉल्व कर लीजिए। ऐसे ही आपको 5 से 8 बार करना है, 5 से 8 बार टाइम्स करना है आपको। और क्या अभी भी वाटर कलर्ड है? कलर दिख रहा है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट देखिए, कलर दिख रहा है। तो एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, विद एवरी डायरेक्शन थ्रू द कलर बिकम्स लाइट, इट इज़ स्टिल विजिबल। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि हमें कलर दिख रहा है, तो हम जितना भी डाइल्यूशन कर रहे हैं, फिर भी डाइल्यूशन मतलब एडिंग वाटर टू द सॉल्यूशन, एडिंग वाटर टू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन, ठीक है। तो हम जितना डाइल्यूशन कर रहे हैं तो भी हमें कलर दिख रहा है, कलर विजिबल है। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। बिल्कुल सही बात। यहाँ पे जो फ्यू क्रिस्टल्स हैं, जैसे हमने 2-3 क्रिस्टल लिए, वो फ्यू क्रिस्टल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, उन्होंने लार्ज वॉल्यूम वाटर अबाउट 100 लीटर 1000 लीटर, सॉरी 1000 लीटर बहुत ज़्यादा होता है, 1000 लीटर इज़ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो उसको उन्होंने कलर कर दिया, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के 1-2 क्रिस्टल्स ने उसको कलर कर दिया, ठीक है। तो सो वी कैन कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो हम इससे यह पता लगा सकते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है
वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल। तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर जो है वो बहुत सारे पार्टिकल्स, मतलब अनगिनत पार्टिकल से मिलके बना होता है, अनगिनत पार्टिकल से मिलके बना होता है, टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है, याद रखिए टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। विच कीप ऑन डिवाइडिंग दैमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, जो कि ये देखिए यहाँ पे हमने डाइल्यूट किया, तो ये जो पार्टिकल्स है वो हमने आपको डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, छोटे से छोटे पार्टिकल में, छोटे से छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल क्या होती है? एटम होती है। एटम पूरी बॉडी, एटम जो बॉडी बनी होती है या फिर जो कोई भी ऑब्जेक्ट बना होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल होता है। तो द एमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, जब हम डायल्यूशन कर रहे हैं तो वो अपने आप को तोड़ रहे हैं, पार्टिकल्स अपने आप को तोड़ रहे हैं और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर रहे हैं अपने आप को, तब भी हमें कलर दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें कलर दिखाई दे रहा है क्योंकि द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, 10 ml कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑफ रिपीटेड डायल्यूशन। तो ये एक्टिविटी हम डेटॉल के साथ भी कर सकते हैं। वहाँ पे हमें, यहाँ पे हमें कलर दिख रहा था, वहाँ पे हमें स्मेल आएगी डेटॉल की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखिए ये ब्लू ब्लू में लिखा है ना, क्या हो रहा है, ये हमें ब्लू ब्लू में दिख रहा है। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। यहाँ पे ये कहा गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं ना, जो सारी चीज़ें जिससे मिलके बनी है वो क्या है? पार्टिकल्स, पार्टिकल से मिलके बनी है। मैटर क्या है? जो हमारे आसपास जो जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है वो मैटर हैं, जो हम देख सकते हैं। जैसे आपका कुर्सी हो गई, वो भी एक मैटर है, ठीक है, वो पार्टिकल से मिलके बनी है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बनी है। तो ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं हमारे सोच के मुताबिक। वो हमारी सोचने की क्षमता से भी ज़्यादा छोटे हैं, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, ये यहाँ पे ये बात की गई है। चलिए 1.2 पे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैंने जो अभी बताया आपको कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके पास स्पेस होता है, स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, वैकेंट स्पेस होता है, जिसको हम वॉइड्स कहते हैं। In activities 1.1 and 1.2, we saw that particles of sugar, salt, dettol, or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee, or lemonade, nimbu pani, particles of one type of matter get into the spaces between particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter. यहाँ पे ये बात की गई है कि जब भी हम टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, लेमोनेड मतलब नींबू पानी बनाते हैं, या फिर जब हम पानी में शुगर को डिज़ोल्व करते हैं, सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं, डेटॉल को डिज़ोल्व करते हैं, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को डिज़ोल्व करते हैं, तो वहाँ पे वो घुल जाते हैं पानी में और हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। तो ये क्यों मिलता है? क्योंकि वो घुलते क्यों हैं? क्योंकि उनके मैटर जो होते हैं, उन पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके पास वैकेंट स्पेस होता है, जिससे वो उसमें जिससे कोई भी जो जिसमें जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं वो सॉल्यूशन बन जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके पास वैकेंट स्पेस होता है, जिससे जो दूसरा सब्सटेंस है हमारा वो खुल जाता है, दूसरे पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस में, दूसरे पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस में घुस जाता है, वो बैठ जाता है वहाँ पे जाके उनके पार्टिकल्स, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? कि जब भी कोई पार्टिकल्स है, किसी सब्सटेंस का एक पार्टिकल है, उसके पास वैकेंट स्पेस है, मतलब खाली स्पेस है, वहाँ पे दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल आके बैठ जाते हैं, जिससे हमें सॉल्यूशन मिलता है। अगर नहीं होता तो यहाँ पे हमारी चाय नहीं बन पाती, घुल नहीं पाता उसमें, या फिर कॉफ़ी नहीं बन पाता, लेमन नहीं बन पाता, ठीक है। यहाँ पे डेटॉल घुल नहीं पाता वाटर में, या फिर शुगर घुल नहीं पाता, शुगर की क्रिस्टल्स ऊपर तैरते रहते, तो अगर खाली स्पेस नहीं होता। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव वैकेंट स्पेस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव वैकेंट स्पेस, ये याद रखिएगा, जिसको हम वॉइड्स भी कहते हैं, वैकेंट स्पेस को हम वॉइड्स भी कहते हैं, ठीक है, VOIDS। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यहाँ पे अब ये बात होती है कि पार्टिकल्स, जैसे पार्टिकल्स है ना मैटर के, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है, हमेशा मूव करते रहते हैं। इन 3 एक्टिविटीज़ में यही बताया गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग
दैट इज़ दे पॉजेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और जिसे हम काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। जैसे आप अगर भाग रहे हैं तो आप इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से आप भाग रहे हैं, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो पार्टिकल और ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं किसी सब्सटेंस के, ठीक है, किसी किसी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स और ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, ठीक है। कैसे? जब हम टेम्परेचर राइज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाती है। जैसे अगर आप भाग रहे हैं और आपके पीछे कोई आग लगा दे, तो आपकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, आप जल्दी से पानी खींचेंगे कि उस आग को बुझाऊँ मैं, है ना। तो वैसे ही पार्टिकल्स ऑफ मैटर के साथ भी होता है। अगर हम पीछे से आग देंगे या फिर किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करेंगे, तो क्या होगा कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, ठीक है, ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे। तो ये बात याद रखनी है। एज द टेम्परेचर राइजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज, एंड एज अ रिजल्ट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम फास्टर। एज अ रिजल्ट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बिकम फास्टर. So we can say that with the increase in temperature, the kinetic energy of particles also increases. ठीक है. In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. देखिए इन तीन एक्टिविटी में ये भी परफॉर्म किया गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। दो मैंने जैसे पानी लिया और एक नींबू लिया, तो मैंने नींबू को पानी में निचोड़ा, तो इससे क्या होता है कि नींबू की जो बूंदें हैं वो पानी में जाके मिक्स हो गई, ठीक है। नींबू की जो बूंदें हैं वो पानी में जाके मिक्स हो गई, मतलब इंटरमिक्स हो गई। ये किसकी वजह से हुआ? खाली स्पेस की वजह से। अभी मैंने बताया था खाली स्पेस की वजह से। अगर खाली स्पेस नहीं होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर में तो ये बूंदें मिक्स नहीं होती, ठीक है। तो खाली स्पेस की वजह से वो इंटरमिक्स हो गई, जिसकी वजह से हमें हमारा सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये डेफिनेशन है ना, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यहाँ पे द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। जब दो मैटर के पार्टिकल्स किसी दो मैटर के पार्टिकल्स जब मिलते हैं, इंटरमिक्स होते हैं खुद ब खुद, तो उसे हम डिफ्यूजन का प्रोसेस कहते हैं, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर बाय द सेकंड। और जब हम हीट करते हैं, अब जैसे वो सोल्यूशन बन गया, अब उसे हमने हीट कर दिया तो डिफ्यूजन फास्ट हो जाती है। डिफ्यूजन तेज़ी से होती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से जो वो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा जल्दी मिक्स होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं एक दूसरे में, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है, यहाँ पे ये एक्टिविटी के द्वारा हम समझ सकते हैं। प्लेस इज गिवन इन द फील्ड, make four groups and four human chain as suggested. The first group should hold each other from the back and lock arms like Idu Mishmi dancer. यहाँ पे देखिए सबने अपने आप को लॉक कर रखा है एक दूसरे के हैंड से, पीछे की तरफ हैंड करके लॉक कर रखा है, ठीक है। और द सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। अब दूसरे ग्रुप ने यहाँ पे तो देखिए कमर का हाल देखिए सबने लॉक कर रखा है अपने आप को। अब दूसरे ग्रुप ने क्या किया कि अपने आप को अपनी हथेलियों से लॉक किया, अपने जैसे किसी ने दूसरे की हथेली पकड़ के लॉक किया, ठीक है। ऐसे ग्रुप बनाया गया, एक ग्रुप ऐसे बनाया गया। और द थर्ड ग्रुप फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर बाय विद ओनली देयर फिंगर। और तीसरे ग्रुप ने क्या किया कि सिर्फ फिंगर टिप्स को टच करके एक ग्रुप बनाया, ठीक है। तो सिर्फ फिंगर टिप्स को टच करके ग्रुप बनाया। अब एक फोर्थ ग्रुप को भेजा गया कि शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द थ्री ह्यूमन चेन वन बाय वन। तो फोर्थ ग्रुप को भेजा गया कि तीनों में से सबसे पहले ग्रुप को तोड़ के आओ, कोई से भी ग्रुप को तोड़ के आओ। सबसे पहले कौन सा ब्रेक होगा? वो फिंगर टिप वाला, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा लीस्ट बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। लीस्ट बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन उसमें, क्योंकि और सबसे देर में कौन ब्रेक होगा? ये वाला ग्रुप जो हमें दिखाया गया, ये वाला ग्रुप, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा इन्हीं में है, ठीक है। इन्हीं में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। If we consider each student as a particle of matter, then in which group the particles had each other with the maximum force?
ये मैंने बताया ना अभी, ये वाला ग्रुप सबसे तेज निकलेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यूज होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो take an RNL, a piece of chalk and rubber band, try breaking them by hammering, cutting or stretching. In which of the above three substances do you think the particle are held together? Take some water in a container, try cutting the surface of water with your fingers. Were you able to cut the surface of water? Which was the reason behind the surface of water together? ठीक है, take an iron nail, a piece of chalk and a rubber band. Try breaking them by hammering, cutting or stretching. In which of the above three substances do you think the particles are held together with greater force? आयरन नेल क्या होता है? सबसे ज़्यादा हार्ड ऑब्जेक्ट होता है। चौक क्या होती है? अब पीस ऑफ चौक टूट सकती है जल्दी, अगर हम तोड़ना चाहें तो फटाफट से टूट जाएगी, ठीक है। एंड रबर बैंड भी बहुत ज़्यादा जल्दी टूट सकती है ना। तो एक बार बताइए, ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग से कौन सा टूटेगा? रबर बैंड टूटेगा। हैमरिंग से कौन सा टूटेगा? नील टूटेगी हैमरिंग से। और कटिंग से कौन सा टूटेगा? सॉरी, कटिंग से रबर बैंड, पीस ऑफ चॉक जो है वो स्ट्रेचिंग से या फिर कटिंग से टूट सकता है, किसी से भी टूट सकता है, ठीक है। और हैमरिंग से तो नेल ही टूटेगी, तो नेल सबसे बाद में टूटेगी, क्योंकि नेल जो है सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें, ठीक है। नेल सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें, तो वो सबसे बाद में टूटेगी। तो उससे यही पता रहा है कि सबसे ज़्यादा रिजिड जो है, सबसे ज़्यादा हार्ड जो है वो नेल है, वो सबसे ज़्यादा बाद में टूटेगी। पीस ऑफ चॉक सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, और रबर बैंड भी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, वो आराम से कट करके रबर बैंड काट सकते हैं, और पीस ऑफ चॉक को हम भी तोड़ सकते हैं, कट करके तोड़ सकते हैं। आगे स्टेप, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। वर एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। अब यहाँ पे अगर हम एक कंटेनर में वाटर लेंगे और अगर हम उसको कट करने की कोशिश करेंगे, वो कटेगा ही नहीं। वो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है नहीं जो कट जाएगा, वो तो लिक्विड है, लिक्विड तो कभी कट सकता नहीं है ना। तो वर एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, नहीं कट सकते हम, है ना। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस, द अबव थ्री एक्टिविटीज 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, उनके बीच में फोर्स एक्ट कर रही होती है, जिसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये जो अब थ्री एक्टिविटीज़ है ना, ये 1.6, 1.7, 1.8, ये यही बताता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके पास बीच में फोर्स होती है, उनके बीच में फोर्स होती है। अब आप अपने हाथ को स्ट्रेच करके देखिएगा, वो निकलेगा नहीं, क्योंकि उसके बीच में फोर्स लगी है। पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसके बीच में फोर्स लगी है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो निकलेगा नहीं, क्योंकि उसके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जिसकी वजह से वो नहीं निकलता, ठीक है। वो टूटता नहीं है, वो अलग नहीं होता, आपका हाथ अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ठीक है। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर है, तो वो आपके हाथ को आपके बॉडी के साथ ही रखेगा, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। तो ये जो स्ट्रेंथ होता है ना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, ये हर मैटर में अलग अलग होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि नेल में, ये जो आयरन नेल होती है, कील जो होती है, कील लोहे की कील जो होती है, उसमें सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसके बाद फिर रबड़ में होता है, और फिर उसके बाद फिर आपका चौक में होता है, फिर रबड़ में होता है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है? आयरन नेल, कील में, लोहे की कील में, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हुई। तो ये जो मैटर है वो, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट मैटर्स के लिए डिफरेंट हो सकती है, ये यही कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पे। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. Now let us study about the properties of these three states of matter in detail. अब जो मैटर है वो तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। मैटर की स्टेट को हम तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ठीक है। तो अगर हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, जैसे हम चेयर को देखते हैं, तो वो क्या है? वो सॉलिड है।
पानी को देखते हैं या फिर हम किसी कोल्ड ड्रिंक को देखते हैं तो वो क्या है, वो लिक्विड है। गैस को देखते हैं, जैसे हम अब किसी ने अगर आपके घर में सिलेंडर तो आता होगा, गैस सिलेंडर, उसके अंदर गैस भरी है तो वो गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर है उनको तीन तरीके से क्लासीफाई, उनकी स्टेट्स को तीन तरीके से क्लासीफाई किया गया है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ठीक है। ये है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। सो द सॉलिड स्टेट, collect the following articles: a pen, a book, a needle, and a piece of wooden stick. Sketch the shape of the above particles in your notebook by moving a pencil around them. Do all these have a definite shape, distinct boundaries, and a fixed volume? What happens if they are hammered, pulled, or dropped? Are these capable of diffusing into each other? Try compressing them by applying force. Are you able to compress them? देखिए यहाँ पे बहुत सी चीज़ों की बात कर दी गई है। अब हम इसके उसको पढ़ के समझते हैं। ऑल द अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ पे एक सॉलिड की डेफिनेशन मिलती है हमें, ठीक है। वो क्या है कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम, और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी मतलब हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस मतलब दबा नहीं सकते कहीं पे। जैसे आप क्या कर सकते हैं, आप एक लोहे की कील को क्या दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते ना। या फिर एक वुडन ब्लॉक को क्या दबा सकते हैं? दबा सकते हैं। छोटा कर सकते हैं उसको दबा के? नहीं कर सकते ना। तो वो क्या है, एक टाइप का सॉलिड है, ठीक है। उसे हम सॉलिड कहेंगे, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर कहेंगे, ठीक है। वो क्या है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो यहाँ से सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन निकलती है मैटर की, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की डेफिनेशन निकलती है, एनीथिंग दैट हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, एनीथिंग दैट हैव अ डेफिनेट शेप, fixed distinct boundaries and fixed volumes, and have negligible compressibility can be called as solid state of matter, can be called as solid state of matter. Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force, ठीक है। जब भी हम सॉलिड, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकता, उसकी फिक्स्ड शेप होती है। शेप क्या होती है सॉलिड ऑब्जेक्ट की? फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड। किसी भी आप एक वुडन ब्लॉक लीजिए, उसकी आप शेप को क्या चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फोर्स लगा के चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट की हमेशा फिक्स्ड शेप होती है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। अब यहाँ पे ये बात कही गई है कि सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसे कि लोहे की कील में मान लेता हूँ एग्जांपल, अब उसको हम ज़्यादा फोर्स लगा के हम उसे तोड़ तो सकते हैं लेकिन उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम जैसे वुडन ब्लॉक लेते हैं, वुडन ब्लॉक एक लकड़ी का एक ब्लॉक ले लीजिए, ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ले लीजिए, उसको आप तोड़ सकेंगे लेकिन उसकी शेप चेंज नहीं होगी, ठीक है। डिफ़िकल्ट होती है उसकी शेप चेंज करना, ठीक है। चेंज कर सकते हैं आप लेकिन डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। और आपको सॉलिड को तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको सॉलिड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, किसी हार्ड सॉलिड को तोड़ने के लिए, ठीक है। सॉलिड तो बहुत तरह के होते हैं लेकिन हार्ड सॉलिड को तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दे आर रिजिड, दे आर रिजिड, मजबूत होते हैं, वो सख्त होते हैं, दे आर रिजिड, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप और स्ट्रेचिंग? Is it a solid? What about sugar and salt? When kept in different jars, these take the shape of a jar. Are they solid? What about a sponge? It is a solid, yet we are able to compress it. Why? All the above are solids. यहाँ पे ये कहा गया है कि रबर बैंड है, उसकी आप शेप चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेच करके चेंज कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना।
What about sugar and salt when kept in different jars? Take these the shape of jar. These take the shape of jar, are they solid? अब यहाँ पे ये कहा गया है कि उसकी शुगर और सॉल्ट को जब हम किसी जार में रखते हैं तो वो उसी जार का शेप ले लेती हैं, तो क्या वो अपनी शेप तो बदल रहे हैं ना, तो क्या ये सॉलिड नहीं हुए? वाट अबाउट अ स्पंज? स्पंज आपने देखा होगा, वो जो हाथ में लेते हैं तो पिचक जाते हैं, जो जैसे होली में आपने स्पंज बॉल से किसी को भी मारा होगा, है ना? तो वो जो स्पंज बॉल होती है वो उसकी शेप आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। अब वो सॉलिड हुआ, स्पंज बॉल तो सॉलिड है ना, उसको आप पकड़ सकते हैं, ठीक है, डेफिनेट शेप भी है उसकी, लेकिन वो भी तो कंप्रेस हो जाती है ना, कंप्रेस हो जाती है, अगर आप उसको दबाएंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी मतलब पिचक जाएगी, तो वो भी तो सॉलिड है। क्यों हम यहाँ पे ये कह रहे हैं, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि सॉलिड जो है उसकी शेप जो है वो फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती ही नहीं है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, तो क्यों हम यहाँ पे अलग बात कह रहे हैं? तो आगे पढ़ते हैं। ऑल द अबव सॉलिड एज अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। तो यहाँ पे ये कहा गया है, यहाँ पे सेम बात कही जा रही है कि अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाएगी, यहाँ पे रबर बैंड की बात की जा रही है, बट सबसे पहले हम रबर बैंड की बात करते हैं। और रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, ठीक है? तो रबर बैंड जो है वो अपनी शेप चेंज करता है, किसके इन्फ्लुएंस में? फोर्स के इन्फ्लुएंस में, और वापस अपनी शेप को रीगेन कर लेता है जब फोर्स हटा दी जाए। लेकिन अगर एक्सेसिव फोर्स के साथ उसको स्ट्रेच किया जाएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। अगर आप बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ, बहुत ज़्यादा ताकत के साथ अगर आप रबर बैंड को खींचोगे तो वो तो टूटेगा ही, और अगर आप थोड़ी मिनिमल ताकत के साथ खींचोगे तो वो स्ट्रेच होके वापस अपनी शेप में आ जाएगा जब आप उसको छोड़ दोगे या फिर फोर्स हटा दोगे अपनी, है ना? तो क्या हुआ कि वो जो रबर बैंड है वो सॉलिड ही है, इसको भी हम सॉलिड ही कंसीडर करते हैं, ठीक है? इसको भी हम सॉलिड ही कंसीडर करते हैं। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल्स रिमेन फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन आवर प्लेट और इन अ जार। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि क्रिस्टल्स ऑफ सॉलिड और शुगर जो हैं वो तो सेम ही है ना, अगर आप उसको जार में रखेंगे तो वो तो बहुत सारे क्रिस्टल्स के साथ मिलके जो है वो जार की शेप ले रहे हैं ना। अगर एक क्रिस्टल की बात की जाए तो वो तो शुगर जो है वो तो उसकी शेप में ही है ना, तो आप उसको भी कंसीडर करेंगे सॉलिड की तरह ही, ठीक है? बहुत सारे क्रिस्टल मिलके जार की शेप ले रहे हैं ना, एक क्रिस्टल तो उसकी तो शेप जो है वो फिक्स ही है ना, या तो वो शुगर हो या फिर सॉल्ट हो, एक क्रिस्टल की जो शेप है वो फिक्स्ड है, तो आप इसको सॉलिड ही कंसीडर करेंगे, इसको भी आप सॉलिड कंसीडर करेंगे। A sponge has minute holes in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. देखिए यहाँ पे जो स्पंज बॉब की बात की जा रही है, तो स्पंज की बात की जा रही है, तो स्पंज जो होता है उसमें माइन्यूट होल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है? जहाँ पे एयर ट्रैप हो जाती है, जहाँ पे एयर फंस जाती है या फिर एयर जहाँ पे रह जाती है, और जब हम उसको प्रेस करते हैं तो एयर निकल जाती है और हम उसको प्रेस कर पाते हैं, ठीक है, कंप्रेस कर पाते हैं। जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो जो ट्रैप्ड एयर है वो निकल जाती है स्पंज से, ठीक है, और हम उसको कंप्रेस कर पाते हैं, तो वो भी एक तरह का सॉलिड है, ठीक है? ये डिफरेंट तरह के सॉलिड्स होते हैं दुनिया में प्रेजेंट। लिक्विड स्टेट की बात की जा रही है। वी ऑब्जर्व द लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, they take up the shape of the container in which they are kept. The liquid state. Collect the following: water, cooking oil, milk, juice, a cold drink. Containers of different shapes, but put a 50 ml mark on these containers using a measuring cylinder from a laboratory. What will happen if these liquids are spilled on the floor?
Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does this volume remains the same? Does the shape of the liquid remain the same? When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? ये सारी चीज़ें ही होती हैं लिक्विड में, है ना। हमने ऑब्जर्व किए हैं कि ये सारी चीज़ें ही होती है लिक्विड में, कि लिक्विड क्या क्या होता है सर? वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सब क्या है? लिक्विड ही तो है। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स पुट। अच्छा, एक बात बताइए कि जब भी हम किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में पोर करते हैं या फिर डालते हैं किसी कंटेनर में, तो वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लिक्विड हैव डू नॉट हैव कंटिन्यूस शेप। ठीक है, लिक्विड डू नॉट हैव कंटिन्यूस शेप, ठीक है, और फिक्स्ड शेप। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट अ फिक्स्ड वॉल्यूम। मैंने अभी बताया आपको, लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम उनका फिक्स्ड होता है। अगर आप किसी जैसे आप 100 ml ऑफ वाटर लेंगे और अगर आप किसी कंटेनर में उसको डाल देंगे तो वो, और अगर आप किसी कंटेनर में किसी 100 ml की कंटेनर में उसको डाल देंगे तो वो उसी कंटेनर की शेप ले लेगा, और इसलिए उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगा और उस कंटेनर से बाहर नहीं गिरेगा वो, क्योंकि आपने 100 ml का कंटेनर लिया है और 100 ml ऑफ वाटर लिया है, तो वो उस कंटेनर से बाहर नहीं गिरेगा। तो इसी को हम कहते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। तो दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर। मैंने भी बताया कि अगर आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालेंगे उसी की कंटेनर की वो शेप ले लेगा। ठीक है, लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड। लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, पानी फ्लो करता है ना, पानी फ्लो करता है, नदी का पानी फ्लो करता है, और शेप भी चेंज करते हैं, क्योंकि हमने बताया कि जिस कंटेनर में डालेंगे उसी की शेप ले लेगा। तो लिक्विड शेप भी चेंज करते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड, रिजिड नहीं है, हार्ड नहीं है, रिजिड नहीं है ना, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, अब क्या है कि उसको लिक्विड को हम फ्लूइड भी कहते हैं, लिक्विड जो होता है उसको हम फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, फ्लूइड भी कहते हैं। रेफर टू एक्टिविटीज़ 1.4 एंड 1.5। कहाँ गई 1.4 1.5? ये दोनों एक्टिविटीज़ है, पढ़नी पड़ेंगी एक्टिविटीज़, ये आप खुद पढ़िएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ बस। रेफर टू एक्टिविटीज़ 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। बिल्कुल सही बात। सॉलिड और लिक्विड जो होता है वो कैन डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होता है? जब दो मैटर के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं, उसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया है कि सॉलिड और लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। बिल्कुल सही बात है, डिफ्यूज हो सकते हैं। द गैसेज फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। द गैसेज फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। जो एटमॉस्फेयर में गैसेस जो अवेलेबल हैं, जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में गैसेस, जैसे कि एक तरह का हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है ना, और फिर यहाँ पे आपका नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है। तो द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में डिजॉल्व हो जाती है ना डिजॉल्व, बिल्कुल हो जाती हैं डिजॉल्व। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, ऑक्सीजन जो है वो गैस है, वो डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, वो भी हो जाता है डिज़ोल्व वाटर में। आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखिए, जो गैसेस है एटमॉस्फेयर में, जैसे कि यहाँ पे बताया गया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, जिससे एक्वाटिक एनिमल्स जैसे कि फ़िश हो गई या फिर आपका ऑक्टोपस हो गई, वो सब सांस ले पाते हैं। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल सांस ले पाते हैं, किसकी वजह से? एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट हैं वो वाटर में डिजॉल्व होती हैं, उसकी वजह से। ठीक है, ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। सारे जो क्रिएचर्स हैं, लिविंग क्रिएचर्स जो हैं, उनको अपने सर्वाइवल के लिए सांस लेनी पड़ेगी, ब्रीथ करना पड़ेगा। ठीक है, द एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर।
तो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं ना, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, वो ब्रीथ कर पाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व है वाटर में उसकी वजह से वो ब्रीथ कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ सीखी कि जो गैसेस हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो सकती हैं, है ना, हो सकती है वो वाटर में डिज़ोल्व। थस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स, है ना। हमने ये चीज़ देखी कि जो सॉलिड है, जैसे कि शुगर है, शुगर को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, वो वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है ना, हो सकता है वाटर में डिज़ोल्व, तो डिफ्यूज़ हो सकता है, मतलब डिफ्यूज़, हम डिफ्यूज़ वर्ड का यूज़ करेंगे। डिफ्यूज़ हो सकता है सॉलिड, बिल्कुल हो सकता है। लिक्विड भी लिक्विड में डिज़ोल्व हो डिफ्यूज़ हो सकता है, जैसे कि नींबू पानी जो है हम बनाते हैं जब, तो नींबू में से क्या निकलता है, नींबू में से क्या निकलता है, बूंदें निकलती है नींबू की, नींबू को हम निचोड़ते हैं तो बूंदें निकलती है, लिक्विड निकलता है ना एक तरह का, है ना। तो उसको हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, लिक्विड लिक्विड में गया, जिसकी वजह से हमें नींबू लेमनेड मिलता है ना। तो डिफ्यूज़ हो रहा है ना लिक्विड लिक्विड में, तो ये एक तरह का एग्जांपल है। अब गैसेस में अभी मैंने बताया कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर में डिफ्यूज़ होता है, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल सांस ले पाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का ये एग्जांपल है कि लिक्विड में तीनों चीज़ें, लिक्विड, सॉलिड, गैसेस, तीनों चीज़ें डिफ्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। अब यहाँ पे एक आ गया है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन जो है, जो लिक्विड्स में जो डिफ्यूजन है, जो दूसरे पार्टिकल्स हैं, दूसरे सब्सटेंस की जो पार्टिकल्स हैं, वो लिक्विड में जल्दी डिफ्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, डिफ्यूज़ हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन का रेट है लिक्विड्स में, वो ज़्यादा है सॉलिड्स के मुकाबले। सॉलिड्स में डिफ्यूज़न जल्दी नहीं हो पाता। डिफ्यूज़न जैसे हम अगर गैसेस का सॉलिड में डिफ्यूज़ कराएं, गैसेस को सॉलिड में डिफ्यूज़ कराएं, नहीं होगा, है ना, नहीं होगा ना। तो इसी वजह से जो गैसेस को हम लिक्विड में डिफ्यूज़ करा रहे हैं, हो सकता है दोनों पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो सकते हैं। अब गैसेस के पार्टिकल सॉलिड में कैसे इंटरमिक्स हो जाएंगे, नहीं हो सकते, है ना। तो यहाँ पे द रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, ये यहाँ यही बात की गई है कि डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड में वो ज़्यादा है सॉलिड के मुकाबले। ठीक है, this is due to the fact that in solid liquid state particle move freely and have greater space between each other as compared to particle in the state solid state। यहाँ पे कहा गया है कि ये जो पार्टिकल्स है ना लिक्विड में, उनके पास ज़्यादा स्पेस है, इसी वजह से वो इंटरमिक्स हो जाते हैं किसी दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के साथ जल्दी। ठीक है, वही सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसकी वजह से वो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स नहीं हो पाते, है ना। इसलिए यहाँ पे ये बात की गई कि लिक्विड का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है सॉलिड के मुकाबले, इसी वजह से, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में। किसके पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, एज़ कम्पेयर टू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। ठीक है।